हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम्स को इलेक्शन कमीशन कैसे सॉल्व करता है। इलेक्शन कराने में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से लोग मिलके इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर बनाना है तो उसके कंडीशंस क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन वो कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है जब इलेक्शन होता है। तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर सिर्फ आपके 9th क्लास के लिए ही नहीं, ये चैप्टर्स आपको पूरी जिंदगी आपको समझ में आने वाला है, पूरी जिंदगी आपको फायदा पहुंचाने वाला है। समझ में आ रही बात, हाँ या ना। और उसके साथ साथ फर्स्ट ये 4 जो क्वेश्चन है, फर्स्ट बिग 4 क्वेश्चन, इसके भी आंसर्स आपको यहां मिलने वाले। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन विथ स्टोरी हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बेटा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। समझ में आता है, अच्छा लगता है, दूसरों को भी शेयर करना। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्शन क्या है, व्हाई डू वी, ठीक है, इलेक्शन मैटर्स। भाई इलेक्शन क्यों मैटर करता है, हमारी कंट्री है, चलो ठीक है, एक बार इलेक्शन हो गया, छोड़ देना था, इलेक्शन बार बार नहीं कराना था। लेकिन नहीं, हर 5 साल में आप इलेक्शन कराते हो। क्यों कराते हो, समझो, सोचो कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी अगर एक बार जीत गई और हमेशा रूल करती रहे तो हो सकता है कि वो अपना मनमानी करे, वो पब्लिक की बातों को ना सुने। समझ में नहीं आ रहा, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोग रहते हैं। तो सभी को इक्वल अगर ट्रीट करना है तो भाई आपको क्या देना होगा, आपको वोटिंग राइट देना होगा कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो बेटा 5 साल बाद हम तुमको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। और ये बात समझ में, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है कि अगर हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो जिस वजह से हमने अपने आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, अपने लीडर्स को चूज किया, जिस पार्टी को हमने चूज किया है, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज करते हुए, हम अपने पावर को यूज करते हुए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। यस और नो? तो इलेक्शन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेटिक राइट। तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स है कि हर 5 साल में इलेक्शन हो। कितने साल बेटा? हर 5 इयर्स में इलेक्शन हो। आई होप यहां तक आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। बस इसी वजह से इलेक्शन कराया जाता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। रेगुलर एंड पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए बेटा, हाँ या ना, क्योंकि ये कोर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, ये बेस माना जाता है डेमोक्रेसी का। अगर रेगुलर और पीरियोडिक इलेक्शन ना हो तो हो सकता है कि जो मेजोरिटी में बैठी है गवर्नमेंट, जो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उसका गलत इस्तेमाल करे। तो रेगुलर और पीरियोडिक, अब रेगुलर और पीरियोडिक क्या होता है, हर 5-5 साल पे इलेक्शन होना है तो होना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा क्या करते हैं, टू द पब्लिक ऑफिसर्स कैन बी चोजन इधर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या समझ में आता है कि मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थे, ठीक है, उसके लीडर्स होंगे, उस लीडर्स को वोट कौन करेगा, हम करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे वोट। आप छोटे हो, आप वोट नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स वोट करेंगे। ठीक है, वोट की, ठीक है, वोट करने के बाद से वो जीतते हैं, जिसको सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि वोट मिलता है, उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है, वो जीतते हैं। और वो जीत के, ठीक है, या तो लोकसभा में जाएंगे या तो राज्यसभा में जाएंगे। यस और नो? उससे हम बोलेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव को आपने चूज किया है वो आपके बिहाफ पे वोट करते हैं। आ रही बात समझ में? फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उन लोगों का सिलेक्शन होता है, उन लोगों का वोटिंग होता है, तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। सिंपल वे में सर बता दो, सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या? सिंपल वे में पब्लिक जिसको वोट करती है वो डायरेक्ट है, और पब्लिक जिसको वोट करके जिताती है वो आपके बिहाफ पे वोट करके किसी और को चूज करते, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये दो चीज आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर हम बात करें मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, विधानसभा, उसके साथ साथ स्टेट लेवल की अगर बात करी जाए, लोकल बॉडीज की अगर बात की जाए, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा की अगर बात की जाए बेटा, तो इनका होता है डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन किन किन आप कह सकते हो कि किन किन मेंबर्स का होगा, ठीक है,
तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। विधानसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब पीपल खुद चूज करती है। इसके साथ साथ स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, गांव की अगर बात की जाए तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज की अगर बात की जाए तो शहरों में तो जो इलेक्शन होता है जिसे लोग चूज करते हैं, सिटीजन चूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। बात समझ में आ गई। अब इनडायरेक्ट बेसर आपने कुछ कहा था, हाँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इनका इलेक्शन कौन करता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनको वो लोग चूज करते हैं जिसे हम चूज करते हैं। आई बात समझ? हमने जिन लोगों को चूज किया है वो हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। सिंपल वे समझ लो भैया, इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ये कोर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, बेस माना जाता है डेमोक्रेसी का। इलेक्शन की अगर बात कीजिए तो दो तरह से इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन की अगर बात की जाए बेटा तो लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, लोकल बॉडीज, जब लोकल बॉडीज की बात होगी तो पंचायत आएगा। पंचायत का मतलब गांव का इलेक्शन, और उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहर में जो होते हैं उसे बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन सारे लोगों का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा। क्या कभी आपने सुना है कि इनका इलेक्शन पब्लिक ने वोट किया हो और चूज किया हो? नहीं, ये एक डायरेक्ट इलेक्शन है। आप जिसको जिताते हो वो आपके बिहाफ पे इन लोगों का इलेक्शन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो। चलिए, वही इलेक्शन मैटर्स। भाई इलेक्शन इतना जरूरी क्यों, मैटर ही क्यों करता है? तो भाई अगर हम मैटर नहीं करता तो जाहिर सी बात है एक ही गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यू रूल करती रहे। क्या ये सही है? क्या ये रूल्स रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है? बड़ा सा क्वेश्चन आंसर आ रहा है, नहीं, ये सही नहीं है। क्या कह रहा है? कैन द गवर्नमेंट कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टर्म? अगर उसका 5 साल का टर्म है तो क्या उसके बाद भी वो कंटिन्यू रूल करता रहे? नहीं बेटा। या एंड वी कैन एक्सरसाइज चॉइस ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी? क्या हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो? इसका भी आंसर है नो। एक पॉलिटिकल पार्टी होगा, वो भी डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाएगा। तो ये भी बेटा सही नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपका आंसर यही होगा कि नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ या ना? बोलो ना कि एक बार इलेक्शन हो गया और वही जो पार्टी है वही हमेशा रूल करे तो ये भी डेमोक्रेटिक के लिए अच्छा नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा इंडिया है डिक्टेटरशिप की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाए तो बेटा ये भी सही बात नहीं है, फिर हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा वही अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के लिए। हम जिसको जिताते हैं हम उससे ही तो क्वेश्चन करेंगे कि आपने इतने सारे प्रॉमिस किए थे, एजुकेशन अच्छा कर देंगे, रोड अच्छा बना देंगे, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी सब आसान और इजी कर देंगे, सस्ता कर देंगे, आपने किया कि नहीं किया? तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हमने चूज किया है। यस, आई बात समझ में? तो पेरियोडिक इलेक्शन और हमारा क्या है भैया? हमारा ये वोटिंग राइट से होना चाहिए, हाँ या ना? आई बात समझ में? क्लियर है। तो वही इलेक्शन मैटर समझ में आया बेटा? यस और नो? यहाँ पे डाउट है? आई होप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन इंपॉर्टेंस क्यों है? इलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले ये समझ लो कि भाई राइट टू वोट एंड फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, ये सिर्फ जाके बटन दबा के नहीं चले आना, काम नहीं खत्म हो जाता। बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है कि इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द एक्सरसाइज द राइट टू वोट। एक तो आपको ये बताता है कि आपका ये राइट्स है कि आप जाके वोट करो, एंड इसके साथ साथ ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमारे कंट्री में अच्छे लोग रहना, अच्छे पार्टी रहना, जो लोगों का वेलफेयर की बात करें, लोगों की इक्वालिटी की बात करें। समझ में नहीं आ रही है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ या ना? और ये आपका राइट्स है, इसलिए इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। ये जो नोट्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है ये, ठीक है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब कि इलेक्शन एनेबल सिटीजन टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। ये आपके पास राइट्स होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो। आप अपने लीडर्स, अपने जिसको आप पसंद करते हो, लीडर्स को पसंद, लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, कुछ और ना समझना। तो आप अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव मतलब लीडर्स को चूज कर सकते हो, वो मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन भी लेगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक साथ बैठकर डिसीजन तो नहीं कर सकते। हम किसी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को चूज कर लेते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे क्या करे, बोलो ना, डिसीजन ले।
इक्वालिटी, एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स, हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स है। राइट्स किस चीज का बेटा? वोट करने का। और ये इंश्योर करता है कि हम सभी क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन, हम सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन है, छोटे बड़े, अमीर गरीब, है ना, बिछड़ा, सबको इक्वल हम मानते हैं, सभी का वोट इक्वल है, इक्वल वोट कंसिडर किया जाता है, एक वोट कंसिडर किया जाता है, यही हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। तो इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड बोला कि भाई हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को, जिस हम लीडर्स को चूज करते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, इसलिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमने क्या बोला कि भाई हर एक सिटीजन का इक्वल राइट्स है, हर एक सिटीजन का इक्वल, हर एक सिटीजन का एक वोट इक्वली एक कंसिडर किया जाता है, अमीर हो, गरीब हो, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स भी है। ठीक है, इसके साथ साथ लेजिटिमेसी, इलेक्शन की लीगल एंड मॉरल लेजिटिमेसी। ठीक है, अगर इलेक्शन ना हो तो भाई अगर कोई रूल कर रहा है, कोई पार्टी मेजोरिटी में है, तो फिर वो उससे माना नहीं जाएगा, उसे इलीगल माना जाएगा। तो ये हमारी क्या है, मेरी ये हमारी लेजिटिमेसी, ये वैलिड बताता है कि हाँ पब्लिक ने, जो भी मेजोरिटी पार्टी है वो ये कह सकता है कि भाई हम आज रूल कर रहे हैं, आज हम मेजोरिटी में, क्यों? क्योंकि पब्लिक ने मुझे चूज किया है। हमारी बात समझ में, हाँ या ना? चलिए, और उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है? एक्शन लेती है, क्योंकि पब्लिक ने चूज किया है, वो खुद से नहीं आए हैं, और उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही अकाउंटेबल होंगे, किसके लिए? पीपल्स के लिए, और कैन होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। अरे बात समझ में, आप आते हो हाथ जोड़ के, भैया हमें वोट दे दो, वोट तो आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर आप चले गए फिर मुड़ के ना देखे तो बेटा नेक्स्ट टाइम आप जीत पाओगे नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? रिप्रेजेंटेटिव की। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ लो बेटा, हम जब भी रिप्रेजेंटेटिव बोले तो समझ लो हम किसकी बात कर रहे हैं? लीडर की हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंडिया, इनसाइड इंडिया इलेक्शन मशीनरी। अब इलेक्शन मशीनरी की हम बात करेंगे। मशीनरी का मतलब समझ में आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। भैया इलेक्शन तो होना है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में धांधली की जाए, इलेक्शन में धमकी दिखा के, धमकी दिला के भाई चल हमें वोट करना, ऐसा नहीं होना। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में होना, सब कुछ क्लियर एंड क्रिस्टल वे में होना है, हाँ या ना? कोई धोखाधड़ी, चोरी चमारी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्टोरल प्रोसेस की अगर बात की जाए, वोटिंग की अगर बात की जाए, तो हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल्स वोट करते हैं, थाउजेंड ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है, एरिया है थाउजेंड से ज्यादा, करोड़ लोग यहाँ पे वोट करते हैं, हाँ यार। तो जाहिर बात इसके लिए रिक्वायर लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटर सिस्टम भी होना चाहिए, कि वेल ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटर सिस्टम का मतलब भाई कुछ लोग मिलके इस इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करे, इसके लिए भी प्रोसीजर होना चाहिए। ऑल लेवल, नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल पे, हाँ या ना, मैनेज करने के लिए मशीनरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो इनसाइड इंडिया इलेक्शन मशीनरी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहा है तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको कराने के लिए एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। नेशनल, स्टेट, लोकल की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे मैनेज करने के लिए, हाँ या ना, पूरा ऑर्गेनाइज वे में सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए हमारा, जो कि इलेक्शन कमीशन आता है इसके अंदर, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आती है, हाँ या ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा को लेकर जाते हैं, पब्लिक के सामने बोलते हैं कि देखो भाई हमको वोट दो, हमको वोट दोगे, हम जीतने के बाद से आपके लिए ये सारे काम करेंगे। सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होती है, मीडिया बताती है कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी पार्टी कौन सा काम कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, वोटर्स केम टू प्ले देयर रोल, तो ये सभी मिल के इलेक्शन कराते हैं। मीडिया हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सभी का अलग अलग काम है, सिविल सोसाइटी हो गए, वोटर्स हो गए, आई होप समझ में आ रही है, इलेक्शन कमीशन हो गए, बात समझ में नहीं आ रहा है? तो ये पूरे इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट है, ये सभी मिलके यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री में इलेक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, पार्लियामेंट्री लॉ की बात कीजिए, तो ये भी अपने पावर्स देते हैं, हाँ या ना? किसको? ये आप कह सकते हो इलेक्टोरल सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, इनको ये पावर देते हैं, और इस पावर के बिहाफ पे ये लोग इलेक्शन कराते हैं। आई बात समझ में? सब कुछ प्री डिटरमाइंड वे में होता है, अच्छे वे में होता है काम। अब हम बात करें, देखो इंडियन इलेक्शन, ये देखो एवरी वोट काउंट्स, एवरी वॉइस मैटर, समझ में नहीं आ रहा है? उसके बाद यंग वोटर्स को देखो, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, जब ये वोट करेंगे
तो जाहिर बात है ये अपने फ्यूचर्स के बारे में सोच के वोट करेंगे तो अच्छे लीडर्स को लेके आएंगे। इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, वुमेन है तो क्या हुआ, मेन नहीं है तो क्या हुआ, मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा, दिखा रहे भैया कौन सी पार्टी है, उनका कौन सा बटन है, दबाओ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे प्राउड टू बी द रेस्पॉन्सिबल वोटर, देखो हस्बैंड वाइफ है, आराम से खुशी खुशी गए वोट किए, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी इंक्लूड वन, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, देखो बूढ़े हैं चल नहीं सकते लेकिन फिर भी इन्होंने वोट किया है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये सारे लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपने इलेक्शन को लेके, अपने वोटिंग को लेके। और ये डेमोक्रेसी का मतलब समझ लो कि अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इंडियन इलेक्शंस को कहते हैं। एक और इसका नाम आप याद रखो, इंडियन इलेक्शन इज आल्सो नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, द इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या है कि भाई इलेक्शन होगा किस वे में होगा, कैसे होगा, जरा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेसफुल कंडक्टिंग इलेक्शन इज डिसाइडिंग मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वोट इनटू द सीट्स ऑफ लेजिस्लेचर। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि वोटर्स के वोट को कैसे सीट्स में कन्वर्ट करना है। सीट्स इन द लेजिस्लेचर, वोटर के वोट को सीट्स में कन्वर्ट करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम का, इलेक्शन कमीशन का। यस और नो? और द वे ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम allocate seats, ठीक है, is distinguished from the other system। अब यहाँ पे अदर सिस्टम का मतलब समझना, हम दो तीन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे पास्ट द फर्स्ट पास द फर्स्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP सिस्टम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो पढ़ेंगे, फिर मेजोरिटी सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ तीन चीज है, तीन टाइप्स के हैं, हाँ या ना, जिसके वे में आप क्या करते हो, सीट्स को कन्वर्ट करते हो, तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो द वे ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम allocate सीट इज व्हाट distinguishes फ्रॉम द अदर सिस्टम। हरी बात तो कैसे सीट्स को डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे सिस्टम से, ये इलेक्टोरल सिस्टम का हम इसको समझेंगे। और क्या करें, द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, इन्होंने क्या किया, टू मोस्ट कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम लेकर आए। प्लुरालिटी सिस्टम, जिसको हम एक और नाम जानते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट, FPTP सिस्टम। फर्स्ट पास दी पोस्ट, जिसको FPTP सिस्टम कहते हैं। अब ये सिस्टम क्या है, आगे बढ़ेंगे। इसके थ्रू लोकसभा एंड विधानसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा एंड विधानसभा का इलेक्शन किसके थ्रू होता है, FPTP के थ्रू। राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है, PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। FPTP, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने वाले सिर्फ यहाँ पे आप नाम याद रखो। इलेक्शन टू द विधानसभा कंडक्टेड इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इलेक्शन टू बी विधानसभा कंडक्टेड इन दोस टू द लोकसभा, FTPT। ठीक है, सिस्टम आई बात समझ में। तो इलेक्टोरल सिस्टम की अगर बात की जाए तो वन सेंटेंस में अगर आपको डिफाइन करना, तो आप क्या कहोगे कि भाई जो वोट्स हैं, वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करना सबसे पहला स्टेप होगा। सेकेंड, कि सीट्स को कैसे एलोकेट किया जाए, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिस्टम की उन्होंने बात की है। FPTP की बात की है, इसके अकॉर्डिंग लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है। सेकेंड होता है बेटा आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का इलेक्शन होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे शॉर्ट्स में लिख दिया है। हमारी बात समझ, सीट एलोकेट डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्टोरल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन चूज प्रोप्राइटरी सिस्टम, राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपके आ जाएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। लोकसभा की अगर बात की जाए FTPT में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 स्टेट्स। अब ये 6 स्टेट्स कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ABKMTU शॉर्ट में आप याद रखोगे। ये ऐसे स्टेट्स है जहां पे बाइकैमरल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि इलेक्शन होता है। मतलब बाइकैमरल स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ 6 स्टेट्स है, 28 में से ओनली 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अब वो बाइकैमरल का मतलब क्या होता है, अपर हाउस और लोअर का मतलब, और सेकेंड वन क्या है, लोअर हाउस। बाइकैमरल का मतलब 2 हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस में आएगा विधान परिषद, लोअर हाउस में आएगा विधानसभा। अब विधानसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंस है,
तो यहाँ पे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट वो लोग इसमें इंक्लूडेड है, टीचर्स आ जाते हैं, हाँ या ना, नॉमिनेट करता है गवर्नर। ये थे हमारे विधान परिषद के फीचर्स। अब विधानसभा क्या है, तो यहाँ पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करता है, हाँ या ना। इलेक्शन इन द विधान परिषद हेल्ड अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आगे हम इसको पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ लेंगे क्या है। यहाँ पे सिर्फ आप नाम याद रखो कि 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है, जिससे आप कह सकते हैं विधान परिषद और विधान सभा, दोनों में डिफरेंस क्या है हमने आपको बता दिया। वही सारी चीजें बेटा यहाँ भी है, हाँ या ना, आई बात समझ में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे है इलेक्टोरल सिस्टम। अब यहां हम समझ लेंगे वो दो भी फीचर्स क्या है और डिटेल में समझ लेंगे। फीचर्स, नेम ऑफ द कंट्री मान लो इमेजिनरी है, सीट्स इन द पार्लियामेंट मान लो 25 है। नेम ऑफ द कंट्री क्या, हरिथु भूमि। हरिथु भूमि क्या है, एक कंट्री का नाम है, इमेजिनरी है मान लेंगे। यहाँ पे मेन पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ए बी सी, 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर वोटिंग की बात की जाए तो वहां 1 कैंडिडेट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, the candidate with most votes win the election. Votes are less than 50% of the total votes pooled. नहीं आ रही बात समझ, सिंपल वे में क्या है, FPTP में जिसको वोट सबसे ज्यादा मिलेगा उसको विनर कह दिया जाएगा, वो विनर हो जाएगा। यहाँ पे 50% वाला कंडीशन नहीं है। अगर आपको FPTP अगर इस वे में आपका, आप कह सकते हो कि इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें मान लो 3 पार्टी और 3 पार्टी में जिसका वोट सबसे ज्यादा उसको विनिंग कह दिया जाएगा, विनिंग घोषित कर दिया जाएगा। मेजोरिटी सिस्टम की अगर बात की जाए, मान लो कंट्री का नाम रत्नादी, 25 सीट से XYZ 3 पार्टी है और ये 3 पार्टी में यहाँ पे मोर देन 50% आपको वोट चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या होता है, मान लो पार्टी ए को 45% वोट मिला, बी को 40%, सी को 15% वोट मिला, तो इसमें क्या है कि ये जो पार्टी एक्स है इसको तो 45% ही वोट मिला, लेकिन पार्टी बी को 40%, पार्टी सी को 15%। लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन कि आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड कैंसिल होगा, नो वन गेट 50% राउंड 1। अब राउंड 2 चलेगा, राउंड 2 में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी जो है पार्टी जेड है, इसको हम नॉमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसके वोट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहा पार्टी बी को, मतलब पार्टी वाई को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टी वाई का वोट कितना हो जाएगा, 55%। अब ये पार्टी बी हो जाएगा हमारा विनर। आई बात समझ, पार्टी बी बोले तो पार्टी वाई हमारा विनर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, मेजोरिटी सिस्टम समझ में आ गया, हाँ या ना। 1 2 3 पार्टी थी, 3 पार्टी, फर्स्ट पार्टी का 45, सेकंड पार्टी का 40, थर्ड पार्टी का 15%, लेकिन यहाँ पे 50% से ज्यादा वोट चाहिए और पार्टी वाई जो है उसका 40% है, तो हम क्या करेंगे, पार्टी सी को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे और इसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टी वाई को और पार्टी वाई हमारा हो जाएगा विनर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सर बार बार कह रहे थे आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो भैया अब बता दो। मान लो इसका नाम है सवर्णलोक, ठीक है, कोई कंट्री है, यहाँ पे सीट चाहिए कितना बेटा, 100 सीट चाहिए। यहाँ पार्टी MNOP 4 पार्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट अ पर्सन, यहाँ पार्टी को वोट होता है, पर्सन को वोट नहीं होता है। जितने 1 2 3 4 पार्टी MNOP है, जितना पार्टी को वोट मिलेगा वो उतना सीट्स वहां पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो नॉट अ पर्सन, सीट्स इन द पार्लियामेंट आर अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन द टोटल वोट रिसीव्ड बाय द ईच पार्टी। अब जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा ना, उतना वोट उसको क्या होगा, उतना प्रोपोर्शन में उसको टोटल वोट काउंट किया जाएगा। नहीं आई बात समझ में, बोलो ना, जस्ट और नो। सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, एम पार्टी को मिल जाएगा 40 सीट्स, एन को 35, ओ को 15 एंड पी को 10। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में भाई। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट अ पर्सन। ये जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो यहाँ पे पार्टी को वोट किया जाता है, आ रही बात समझ में। यहाँ वोट पार्टी को किया जाता है, ना कि पर्सन का वोट किया जाता है। और जिस सीट इन द पार्लियामेंट आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू द टोटल वोट, और पार्लियामेंट में इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग 40%, 35, 15, 10% के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में इनके वोट कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में, 3 भी हमने बता दिया, यस और नो। यहाँ पे जिसको जितना, इसमें जिसका सबसे ज्यादा वोट जीत जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 पार्टी है, 50% से ज्यादा वोट चाहिए, जिसका 50% से कम वोट है, जिसका 50% से कम वोट है, हम क्या करेंगे, जो पार्टी एक पार्टी को एलिमिनेट करेंगे, उसका नेक्स्ट पार्टी को हम क्या कर देंगे, वोट ट्रांसफर कर देंगे। अगर 50% ज्यादा है उसको विनिंग कर देंगे। यहाँ पे पार्टी को वोट किया जाता है, ना कि पर्सन को। और जितना पार्टी, यहाँ पार्टी को वोट किया जाता है, ना कि पर्सन को। और जितना पार्टी को वोट मिलता है वो पार्लियामेंट को उतना सीट रिजर्व करता है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए ये हटा दीजिए। अब हम पढ़ेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब समझने पहले कोटा समझ लेंगे। कोटा का मतलब मान लो टोटल वैलिड वोट है 100, मान लो 100 है। यहाँ सीट्स टू बी फिल्ड 3 सीट्स है मान लो +1, ये फॉर्मूला है। तो टोटल हो गया हमारा, अगर आप डिवाइड करो तो 25 होगा। यस और नो, 4 डिवाइडेड बाई 100 25 +1 मतलब 26। अब ये जो वोटिंग होगा, वोटिंग होने पे जिसको 26 वोट मिलेंगे, हाँ या ना, वो उसको विनर कर दी जाएगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, यही चीज है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। काउंटिंग एंड ट्रांसफर ऑफ वोट्स का मतलब वोटर्स मार्क देयर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे प्रेफरेंस 1 2 3 प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग 3 4 जितने भी हो पार्टी प्रेफरेंस देंगे। द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है, तो काउंट किया जाएगा। दोज हु रिसीव द मिनिमम वोट्स रिक्वायर्ड टू विन आर डिक्लेयर्ड एज अ कोटा, आर डिक्लेयर्ड एज अ इलेक्टेड। अब जो प्रेफरेंस आप देंगे उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोटिंग होगी, वोटिंग होगी और काउंट किया जाएगा। भैया 26 वोट आपको मिले हैं, तो जिस कैंडिडेट को 26 मतलब जितना सीट्स होगा उसके अकॉर्डिंग, हमने 3 लिया था, 3 के अकॉर्डिंग उस पार्टी को, अगर 100 टोटल सीट्स है, 3 पार्टी है +1 ऐड कर दिया, मतलब एक पार्टी को जीतने के लिए 26 वोट चाहिए। जिसको